यस, हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं डीएसपी। जी हाँ साथियों, एक और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जी हाँ साथियों, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो है सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, यानी कि जो हमारा बाय लैंग्वेज होगा ना, जो हमारा लैंग्वेज होगा वो हमारा बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, यानी कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझेंगे। ठीक है, देखो आपको केवल कम से कम समय के अंदर ये चैप्टर जो है यहाँ सीखने को मिलेगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। जी हाँ, डी ब्लॉक जो है चैप्टर, इसके अंदर दो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंपाउंड है, एक कौन है बताओ? एक आपका होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और जो दूसरा आपका बड़ा इंपोर्टेंट कंपाउंड है उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। जी हाँ साथियों, इन ये जो कंपाउंड है इस दोनों का प्रिपरेशन, और दूसरा क्या होता है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, खास करके रिएक्शंस जो होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं इनके, वो थोड़े से इंपोर्टेंट होते हैं। तो उनको हम लोग कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं और कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं दोनों ही मीडियम में, एचडी को चाहे बेसिक हो, वो भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ और आपको मैं समझा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन जो है बोर्ड में यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो हमें सीखना है वो सीखना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्चुअल में होता क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए, जहां से आपको छोटे छोटे और बड़े इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। अगर आप नए हैं तो एक बार फिर से बोलता हूं, सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को। ठीक है, मिलते हैं आपको। देखो चैप्टर आपका जो शुरू होता है वो शुरू होता है एक्चुअली यहां से। देखिए, हमसे कहता है पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस चैप्टर में आपको हमेशा याद रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप जो है ना समझ पाएंगे कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर आपका है वो कहां से स्टार्ट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। या साथियों, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अगर बात होगी ट्रांजिशन की, तो ट्रांजिशन वर्ड का मीनिंग यहां पर क्यों यूज हुआ? ठीक है, ट्रांजिशन वर्ड एक्चुअली है क्या? देखो हम इसको बोलते हैं हिंदी में संक्रमण, यानी कि ट्रांजिशन को बोलते हैं हिंदी में संक्रमण। जी हाँ, वो वाला नहीं, इन्फेक्शन वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री के अंदर आता है ट्रांजिशन, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संक्रमण। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को? देखो आपके पास अगर आप देखेंगे तो प्यार से आपको दिखेगा कि इसके अंदर यहाँ पर होते हैं एस ब्लॉक और इधर आपको दिखते हैं पी ब्लॉक। ठीक है ना, देखो ये हो गया एस ब्लॉक, यहाँ पर क्या हो बताओ, इधर हो गया पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक के जो है वो एलिमेंट्स हो गए, और यहाँ आपको बीच में मिलता है देखने को डी ब्लॉक। अब जो डी ब्लॉक है ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं यहां पर ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक जो होता है वो आता है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं इन द पीरियड, जब हम आवर्त में यानी कि पीरियड्स में जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ करते हैं मूव, तो हम क्या देखते हैं कि जो इनकी प्रॉपर्टी है ना वो कंटिन्यू चेंज हो रही होती है। जैसा साथियों यहां पर क्या होता है, मेटल, एस ब्लॉक में होते हैं मेटल, और जो पी ब्लॉक होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल, और दोनों के बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं जो खुद भी मेटल्स हैं, लेकिन एस ब्लॉक के कंपेरिजन में उतने अच्छे मेटल नहीं है, लेकिन मेटल डी ब्लॉक के भी हैं। तो हम जैसे मूव करते हैं फ्रॉम एल टू आर, एल मतलब लेफ्ट टू राइट, तो इसकी क्या हो रही है, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है, और उसमें बीच में कौन आ रहा है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, और हम बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक के क्या सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, सारे एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। तो कौन से होते हैं? देखो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक का है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। सुनो देखो, यानी कि हम लोग अगर देखेंगे तो जो आउटर मोस्ट सेल है, क्या बताओ, आउटर मोस्ट सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जी साथियों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में होता क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो सबसे पहले आप देखेंगे एन
-1 डी में बताओ कितने भर सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल का क्या होगा इलेक्ट्रॉन, 1 से 10 तक आप भर सकते हो, किसमें, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसमें। और एनएस यानी कि एस सबसेल के अंदर, एस जो हमारी कोष होती है उसमें कुल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 या फिर 1 से लेकर 2 तक, ठीक है ना, ऐसे आपके इसमें आ सकता है। तो आउटर मोस्ट सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा ये रहने वाला है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, ठीक है। जब आप करते हैं कॉन्फ़िगरेशन किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, सपोज दैट कि यहां पर मैं जिंक ले रहा हूं, जिंक हमारा 30 नंबर पे है, तो जब मैं इसका लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन तो क्या लिखूंगा बताओ, ऑर्गन, यहां तक तो आपका 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो भर जाते हैं। फॉर 4s में कितने भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और जो आपका 3d होता है, ठीक है ना, देखो 4s में पहले भरते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्योंकि जो 4s होता है सबसेल उसकी एनर्जी कम होती है। और d जो आपका सबसेल है इसमें टोटल बताओ कितने होते हैं, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। देखो तो ये जो d ऑर्बिटल है इसमें टोटल पूरे 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, ठीक है। तो ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट जिसके डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड होते हैं, पूर्णतया भरा हुआ होता है, उसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे कि ये है, ठीक है। यानी कि जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन है बताओ, जिंक नहीं है। ऐसे आपका क्या है, कैडमियम का भी नहीं है। ऐसे आपका जो है कौन बताओ, Hg, ये भी आपका जो है क्या नहीं है, हाँ ये तीनों जिंक, कैडमियम और ये मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो कौन होते हैं एलिमेंट ट्रांजिशन, सुनो ध्यान से देखो। अगर मैं यहां पर क्या ले लूं बताओ, कॉपर ले लूं, तो अच्छा किसमें, आपको एक बात तो ध्यान रखना है, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में फुल्ली फिल्ड होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। अब यहां पर मैं आपको जो है ना, ये जो एग्जांपल वो मैं कॉपर का लेकर आपको समझा रहा हूं। कॉपर 39 पे है, तो कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ऑर्गन 4s2 3d9 होता है, किसमें, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में ये होता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, कहां से बताओ, जी हाँ साथियों, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्गन में 4s1 और 3d10 एक्चुअल में होता है, ठीक है। देखो क्या हुआ, यहां जो डी ऑर्बिटल है ये फुल्ली फिल्ड हो गया है, लेकिन ये किसमें बताओ, ये फुल्ली फिल्ड हुआ है कहां, हाँ कहां बताओ, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ये जो है वो फिल हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ग्राउंड स्टेट में क्या है, नो ही है। तो आप जो है कॉपर को कह सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये देख करके कि यहां 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, ऐसा मत कहना, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में पूरे फुल नहीं है। ग्राउंड स्टेट में ओनली 9 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं डी ऑर्बिटल में, ठीक है ना। लेकिन स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, ताकि ये क्या हो सके, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि फुल्ली फिल्ड होता है उसे अटेन ये करता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कॉपर क्या बताओ, ट्रांजिशन एलिमेंट है। बाकी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के सभी क्या बताओ, एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका रिवीजन चल रहा है। अगर आपको यहां तक वीडियो देखते हुए अच्छा लगा तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू देखिए, एंड तक देखिए, आपको पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे, इसके बाद में मेरे पास क्या है, कुछ और एलिमेंट्स है जिनका आप लोग कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, जो कि क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। आइए बात करते हैं किसकी, मैग्नीज की। तो मैग्नीज जो हमारा होता है 25 नंबर पे होता है, ठीक है ना। 25 नंबर पे क्या है, एक एलिमेंट है मैग्नीज। इसका अगर आप लोग लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो बताओ क्या हो जाएगा, हाँ ये आपको हो जाएगा ऑर्गन, ठीक है, 4s2 3d कितना 5, ठीक है ना। क्योंकि 25 नंबर पे है तो आप जब ऑर्गन का करते हो कॉन्फ़िगरेशन तो यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाते हैं, ठीक है ना। और यहां क्या आता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में कितना बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करते हो, ठीक है ना। तो ये भी क्या आपको बताओ, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है ना। ट्रांजिशन यानी कि हम इसे बोलते हैं संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन एक ये पूछेगा मल्टीपल चॉइस में कि आपको 4 ऑप्शन ऐसे देगा जिसमें 3 एलिमेंट जो होंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, उसमें से एक नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपको पहचानना है, उसमें से या तो जिंक होगा या फिर वो आपका कैडमियम होगा या फिर आपका मरकरी Hg, इस तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास एक बेहतरीन जो टॉपिक आता है साथियों, वो क्या आता है बताओ, हाँ देखो उसके बाद आपको ये सीखना होता है, हम एक बार इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं।
जिंक, कैडमियम और मरकरी नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों? एज नॉट हैविंग पार्शियली फिल्ड डी सबसेल, ठीक है ना, यानी कि डी सबसेल जो पार्शियली फिल्ड नहीं होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इन देयर एलिमेंटल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता है डी ब्लॉक के एलिमेंट का, वो क्या होता है बताओ? हाँ, वो आपका होता है n-1। डी के अंदर क्या होगा? डी सबसेल के अंदर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है ना। और एस में आप लोग 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है। ये होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या होता है बताओ? इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे। तो आप लोग इसमें और क्या पढ़ते हो? आप इसमें पढ़ते हो कि जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर टोटल कितने बताओ? 4 सीरीज है, ठीक है ना, 4 सीरीज है। सबसे पहले आपका आता है 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज आप इसे बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोलते हो क्या बताऊं? आप इसे बोलते हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक है, हिंदी में कहते हो। और हम इसको बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज या फिर 3D संक्रमण श्रेणी, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर सकते हैं 3D के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। इसको जो याद करने का ट्रिक है वो बताओ क्या है? देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, Cr से होता है क्रोमियम, मैग्नीज, Fe से होता है क्या? हाँ, आयरन, CO से होता है क्या? कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। आप 3D सीरीज में जो एलिमेंट है 21 नंबर एटॉमिक नंबर, तो कितना? इसका जो एटॉमिक नंबर वो 21 है, और 21 से स्टार्ट होगा, 21, 22, 23 कंटिन्यू 30 तक। आइए इसको याद करते हैं। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है वो क्या बताओ? एस से स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को नी को जी ले गए, ठीक है, ले गए, अपनी ओर से जोड़ दो, ठीक है ना। तो 21 से आपको स्टार्ट करना है और कहां तक बताओ? 30 तक आपको बढ़ते हुए जाना है, ठीक है ना। जी हाँ साथियों, फिर से एक बार सुन लीजिए। स्कूटर, स्कूटर की स्पेलिंग क्या होती है? SCOOTER, है ना। हो गया स्कूटर। तो स्कूटर SC से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए SC स्कैंडियम, ठीक है ना। स्कैंडियम, स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को नीको जी चुरा कर ले गए, ठीक है। आप ऐसा इसको ट्रिक से बना सकते हो, ठीक है ना। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे आप लोग आराम से कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 4D ट्रांजिशन सीरीज। जी हाँ, 4D या फिर आप इसे कहते हो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। जो 3D था उसमें क्या था बताओ? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं उसको हम लोग। यहां आइए, जो आपका 4D ट्रांजिशन सीरीज है, यहां एलिमेंट क्या, कैसे और कब और कैसे आप लोग याद कर पाओगे? देखो सुनो, Y मतलब होता है यट्रियम, ठीक है ना। यहां भी क्या होता है? एटॉमिक नंबर 39 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू 48 तक जो है वो आपका चलता है, ठीक है। देखो, यट्रियम, जर्कोनियम, Nb से होता है क्या? निबोलियम, ठीक है ना। तो ऐसा आपके बहुत सारे यहाँ पर क्या है? एलिमेंट है, मोलिब्डेनम है ना। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? देखो ध्यान से, यारी जरा निभाना मौत तक। जी हाँ साथियों, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहा पड़े अगर कोई, ठीक है। पड़े अगर, AG से क्या हो गया? अगर, सिल्वर, कोई मतलब CD आ गया, ठीक है, कैडमियम। तो कोई जब हम लोग लिखेंगे तो KOI आप लिखते हो, आप C की आवाज K से भी आता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर T नहीं, यहाँ पर TC होगा, ठीक है ना, टैक्सेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहा पड़े अगर कोई, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 5 ट्रांजिशन सीरीज या फिर आप इसे कह सकते हो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसके एलिमेंट को आप कैसे याद कर पाओगे? बेहतरीन और इजी है, सुनो। देखो, लेंथेनियम हो गया। अच्छा एक बार यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, लेंथेनियम यहाँ पर क्या है? लेंथेनियम हो गया आपका एक एलिमेंट। उसके बाद में हॉफनियम आता है। तो साथियों, हॉफनियम और लेंथेनॉइड के बीच में देखो, आप पहले यहाँ पर देखो ध्यान से, जब आप यट्रियम फेंकते तो यट्रियम क्या नंबर पे? 39 पे, जर्कोनियम 40 पे है। लेकिन जब आप लेंथेनम इसमें थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आते हो तो लेंथेनम 57 पे है और हॉफनियम को 58 पे होना चाहिए था, लेकिन ये 58 पे नहीं है। ये किस पे बताओ? ये है आपका 72 पे। तो 57 से लेकर के 72 के बीच में टोटल 14 एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं लेंथेनॉइड। क्यों क्यों बोलते हैं बताओ? वो उसको इसलिए बोलते हैं कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो, जब आप उसका लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका जो इनर इलेक्ट्रॉन होगा, जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वो F सबसेल में जाता है, ठीक है ना। F सबसेल में भरे जाते हैं, इसलिए हम उसको F ब्लॉक में रखते हैं। तो F ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं
आप सभी जानते हो कि हम उसे कहां रखते हैं, बताओ, हम उसे पीरियोडिक टेबल में नीचे लगाते हैं ना, जो आपके दो आपको दिखते हैं वो ग्रुप नंबर 3 का है, ठीक है। और उसमें एक आता है एक्टिनोइड। तो आपको ध्यान रखना है कि हॉफनियम से और ये जो लेंथेनम है इनके बीच में टोटल 14 एलिमेंट वो एफ ब्लॉक के होंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 का है वो, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए यहां पर क्या है 72 से वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसी वजह से आप ना यहां पर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक सॉरी जो एटॉमिक साइज है उसमें भी इस लेंथेनोइड के जो 14 एलिमेंट है उसकी वजह से इसके साइज में जो सिमिलरिटी है वो देखने को मिलता है। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना ZR, इसकी जो साइज है वो कुछ ना कुछ होगी, क्या क्या होगी आगे बताऊंगा, बने रहो वीडियो में। और जो यहाँ पर हॉफनियम है इसकी साइज बढ़नी चाहिए, क्योंकि क्योंकि हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन इसका दोनों साइज सेम होता है, लगभग लगभग, ठीक है ना, सेम होता है। क्यों? वो लेंथेनॉइड की वजह से, ठीक है। क्यों, कैसे, किस लिए होता है ऐसा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, आप वीडियो में बने रहिए। देखो तो आपको थर्ड ट्रांजिशन जो सीरीज है उसको याद करने का क्या ट्रिक होगा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिट आऊंगा। जी हाँ साथियों, आप 3D के अंदर मतलब डी ब्लॉक के अंदर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को ऐसे याद कर सकते हो कि ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिट आऊंगा। कितना अच्छा सा आपको याद करने का ट्रिक मिल गया, तो आप लोग याद कर सकते हो। ला मतलब कि लेंथेनम हॉफनियम, ठीक है ना। ये जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू ये होता है टंगस्टन। जी हाँ, वही टंगस्टन जिससे बल्ब मिलकर बना होता है, ठीक है। बल्ब का बनाते हो, फिलामेंट बनाते हो ना। इरिडियम हो गया, या ऑस्मियम हो गया, ये इरिडियम हो गया, ठीक है ना। प्लेटिनम, गोल्ड, और यहाँ पर बताओ क्या है, Hg से हाँ मरकरी, ठीक है। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद में आता है 4D सीरीज, सॉरी 6D सीरीज आता है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज आता है, ठीक है। उसको इतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कर रहे हैं रिवीजन, तो आप यहां तक भी कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते आगे आइए। देखो इसके बाद में आती है जनरल प्रॉपर्टीज। जी हाँ साथियों, जनरल प्रॉपर्टीज आपको देखना चाहिए। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो हमें पढ़ना है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, ठीक है। देखो ध्यान से, ये दो बड़े अच्छे टॉपिक आपके सामने में लेकर के आ गया हूं। देखो टॉपिक बहुत जबरदस्त है। अगला टॉपिक है, अभी आपने इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है ना। मैंने कहा ना आपको कंप्लीट जो रिवीजन है वो मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, तो आप एंड तक बने रहो, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमसे कह रहा है कि सबसे पहले हमको पढ़ना है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि एटॉमिक साइज कैसे घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, कहां, ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। तो हम लोग जो है पहले 3D की बात यहां पर ना होगी, उसके बाद में 4D की, फिर 5D की। ये 4D 5D क्या है, ये ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, ठीक है। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, सॉरी वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe है ना, कोबाल्ट, सॉरी निकिल, कोबाल्ट, निकिल, कोबाल्ट, और सॉरी कॉपर, और क्या आगे बताओ, जिंक। यानी स्कूटर, टीवी, कार, मशीन फ्रिज, फिर को आएगा, ठीक है ना, निकिल बाद में आएगा, ठीक है ना। को कौन, नीकू जी, तो निकिल यहाँ पाएगा, नीकू जी कौन ले गए, है ना, नीकू जी ले गए, ठीक है। देखो ये क्या है, 21 नंबर पे, ये 22 नंबर पे है ना, ये 23 हो गया, ये आपका 24 हो गया, ये आपका 25 हो गया, आपका 26 हो गया, 27, 28, 29 और ये 30। तो ये हम लोग क्या, देखो ये हम पीरियड्स में जा रहे हैं ना। पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड बताओ, अरे भैया थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना ये, थर्ड का। तो जब आप पीरियड में जाओगे, आवर्त बोलते हैं हिंदी में, जब आप L2R कहा बताओ, L मतलब लेफ्ट से राइट जाओगे, तो इसकी जो साइज है ना उसमें थोड़ी सी क्या आती है, वेरिएशन आता है, ठीक है। तो वो कैसे आता है, सुनो ध्यान से। ये जो आपको यहां दिख रहा है ना स्कैंडियम, यहां से लेकर के मैग्नीज तक साइज क्या होगा, पहले बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है ना, बढ़ेगा Fe तक, ठीक है। क्या होगा, स्कैंडियम से लेकर के Fe तक साइज पहले बढ़ेगा। साइज क्यों बढ़ेगा, यहां आपको दो बड़े इंपोर्टेंट फैक्टर जो है वो सीखना चाहिए। एक हमारे पास होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना। हम इसको बोलते हैं, तो क्या हम इसको बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, शिल्डिंग इफेक्ट, है ना, शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। शिल्डिंग इफेक्ट ये क्या होता है, इसको आप लोग ना जाकर के मेरे इसी पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर के ना पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में जाके देख सकते हो, ठीक है, ढूंढ करके उसमें वीडियो।
नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप जाकर के देख लेना, ठीक है, कि स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। हाँ बोलो। आपने देखा परमाणु आकार में कमी होता है। हाँ हाँ, तो आकार मतलब जो दोस्तों, हाँ सॉरी सॉरी ना, मैंने गलत बोल दिया। एटॉमिक साइज क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा, Fe तक एटॉमिक साइज में डिक्रीजमेंट होगी, क्योंकि शिल्डिंग जो होगी वो अच्छी नहीं हो पाएगी। और न्यूक्लियर चार्ज, एक हमको यहां पे ध्यान से क्या समझना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जेड इफेक्टिव, ठीक है। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, यानी कि आप जब पीरियड में जाओगे L2R तो Fe तक क्या होता है बताओ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है बताओ, इसका साइज में कमी आती है, डिक्रीजमेंट होता है। और फिर कहां से, CO से लेकर के निकिल तक इसकी साइज बिल्कुल सेम रहेगा, साइज बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहां पर क्या होगा, इसकी साइज नहीं बढ़ेगा, इक्वल इक्वल रहेगा, ठीक है ना। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर जो होगा जेड इफेक्टिव ये इक्वल होगा बताओ किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के, ठीक है ना। अब सुनो, एंड में क्या होगा, कॉपर से जिंक जब आप जाओगे तो कॉपर से जिंक जाने पर क्या होता है, साइज में हल्का सा इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो कॉपर भाई साहब है उससे जिंक जो है साइज में बड़े हैं। क्यों, अब यहां पे क्या बताओ, जेड इफेक्टिव से ज्यादा कौन हो जाएगा, शिल्डिंग इफेक्ट, कौन हो जाएगा बताओ, शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, शिल्डिंग इफेक्ट हमारा जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा, किससे, जेड इफेक्टिव से, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, 3D ट्रांजिशन सीरीज में जब हम L2R मूव करते हैं, जाते हैं, तो हमें स्कैंडियम से लेकर के Fe तक साइज में लगातार कंटिन्यू डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, कॉपर सॉरी कोबाल्ट एंड निकिल, इसमें क्या होता है बताओ, इसके अंदर जो होता है साइज बिल्कुल इक्वल हो जाता है, सिमिलर होता है लगभग लगभग, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जेड इफेक्टिव और शिल्डिंग इफेक्ट वो जो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। और इन द एंड ऑफ सीरीज क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इफेक्टिव शिल्डिंग, ठीक है ना। शिल्डिंग इफेक्टिव होने की वजह से क्या होगा, तो साइज बताओ, हाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको पॉइंट जो याद रखने हैं इसमें, वो क्या याद रखना है, देखो आपको लैंग्वेज साथियों यहां से लिखनी है। क्या है आपका लैंग्वेज, देखो इन गिवन ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम L to R नेट न्यूक्लियर चार्ज एज वेल एज स्क्रीनिंग इफेक्ट ना, जो मैं आपसे कह रहा था, नेट चार्ज कौन सा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग इफेक्ट, या फिर आप कह सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो बढ़ता है ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा, देखो एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियाई फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर अ गिवन सीरीज सो डिक्रीजिंग, पहले घटेगा है ना, क्या होगा बताओ, डिक्रीज होगा। ट्रेंड फॉर फर्स्ट 5 एलिमेंट, पहले 5 एलिमेंट में ये साइज क्या होता है बताओ, घटता है। देन स्क्रीनिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस न्यूक्लियर चार्ज, और फिर क्या होगा देखो, जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको बैलेंस करेगा कौन, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना। और वहां पर क्या होगा, उसकी वजह से साइज जो होगा उसका वो इक्वल हो जाएगा, बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इक्वल हो जाएगा। और नेक्स्ट 5 एलिमेंट के लिए क्या होगा बताओ, सीरीज में साइज 4D से 5D तक जाने पर क्या होगा बताओ, हाँ घटेगा, ठीक है ना। अच्छा एक बार ध्यान ध्यान ये रखना है कि नेक्स्ट 5 एलिमेंट ऑफ द सीरीज साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट इज ऑलमोस्ट सेम ड्यू टू लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन। देखो यहां पे से क्या है बताओ, एंड में बढ़ता है, लेकिन आप जब 3D से 4D पे जाओगे और 4D से 5D पे जाओगे तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज उसकी ऑलमोस्ट सेम रहती है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। क्या देखो इस सीरीज के अंदर है ना, इसमें बताओ, देखो वो तो बात हो गया, लास्ट में तो बढ़ेगा कॉपर से जिंक पे, लेकिन आप जब 3D से 4D पे जाओगे और 4D से 5D पे जाओगे तो स्कैंडियम से साइज जो है यट्रियम का वो बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, यट्रियम से लेंथेनॉइड पे जाओगे तो साइज और बढ़ना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में, जो कि होता है हमारा 3rd चैप्टर ऑफ क्लास 11, ठीक है। अब वहां जाकर के मेरे वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। कहां मिलेगा वीडियो, प्लेलिस्ट में, ठीक है। देखो लिंक जो है मैं वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके बिना समझे आप लोग इसको नहीं ये समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। देखो तो साइज जो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। अब बढ़ते आगे, आ जाओ, अब हम लोग बढ़ते हैं यहीं फिर से। देखो तो अभी आपने क्या देखा बताओ, एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियाई।
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन आप सभी को इसकी जो डेफिनेशन वो पता होना चाहिए। जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या होते हैं, उनके बीच में एनर्जी रिलीज होता है और एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पीज, ठीक है। देखो अब ये कैसे जो है ट्रांजिशन एलिमेंट में घटेगा या बढ़ेगा, उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। क्या बोलता है, ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन बिकॉज ऑफ लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स, ठीक है। देखो तो आपके पेपर में यह आएगा, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, या फिर यह पूछ सकता है कि जो एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का क्यों होता है, तो आपका आंसर ये होगा ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स। इसके एटम्स में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए क्या होता है, इनका एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है वो ज्यादा होता है। दूसरी बात क्या है यहां से, दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन एंड हेंस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। तो क्या होता है, इनके एटम्स के बीच में जो होता है बॉन्ड, आबंध बोलते हैं हिंदी में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, मजबूत बनता है, प्रबल बनता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, अच्छा वो स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं इसके बॉन्ड, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको मैं वो इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहा हूं जो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो आपको इसको रिवीजन के तौर पे अपने नोट्स में मेंशन करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो को देखते हुए लिख नहीं रहे तो गलत बात है, आपको लिखना भी चाहिए, ठीक है ना। ये नोट्स मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और जो हमारी अगली प्रॉपर्टी साथियों वो क्या, देखो अब आता है मेरे पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जो अगली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या बताओ, वो आपकी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होगा देखो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं शॉर्ट फ्लैश नोट आपको यहाँ पे दे रहा हूं। मैं इस सभी नोट्स का जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होता है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, हम इसको बोलते हैं हिंदी में आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। खैर देखो सुनो, क्या होता है, कोई भी जो होता है हमारा आइसोलेटेड गैसेस एटम, जी हाँ साथियों, विलगित गैस या परमाणु जो कि अकेला किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में ना हो, उसके आउटर मोस्ट सेल में से, जैसे मालूम है मेरे पास क्या है, मेरे पास सोडियम है, क्या बताऊं, सोडियम है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन। उस एक इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, हम उसी एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि किसी एक न्यूट्रल एटम को आयनाइज करने के लिए आप उसको जो एनर्जी देते हो, अब उसको आयनाइज करने के लिए हमें एनर्जी देनी क्यों पड़ती है, सुनो ध्यान से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब है, ये हो गया हमारा कौन, एटम, यहाँ हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसके साथ में क्या है, ये अट्रैक्शन, अट्रैक्टेड है ना, ये इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होगा तो बाहर जाएगा नहीं। तो इसको आप एनर्जी देते हो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और जो एनर्जी आप देते हो हम उसे ही बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलता है। तो वही हमें यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में से, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी इतना ज्यादा कम क्यों देना पड़ता है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको सीखना है। सुनो, ये बोलता है इन सीरीज फ्रॉम एल टू आर। भाई अभी आपने क्या देखा, जो एटॉमिक साइज भाई सब है, साइज है, जो साइज होता है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे, जब उसका क्या बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज घटता है, ठीक है। जब साइज घटता है तो इलेक्ट्रॉन और पास पहुंचते हैं न्यूक्लियस के, जिससे क्या होता है, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अधिक फील होता है। उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही कह रहा है हमसे इन सीरीज फ्रॉम एल टू आर, एल मतलब लेफ्ट टू राइट, क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से बताओ उसका एंथैल्पी भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जो साइज है ना वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो साइज डिक्रीजमेंट हो रहा है ना, साइज घट रहा है, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको यहां समझ में आ रहा होगा।
अब ये तो हुआ एक रेगुलर ट्रेंड, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं, आप सभी जानते हो। देखो, द इरेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D मेटल, 3D मतलब वही स्कैंडियम, ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, ये हो गया तुम्हारा Fe, है ना, इनके अंदर कुछ अलग ट्रेंड भी होता है। सेकंड में देखो क्या बोलता है, दो ऑफ लिटिल केमिकल सिग्निफिकेंस कंसिडरिंग दैट द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अल्टर द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s एंड 3D ऑर्बिटल। सुनो, देखो अगर मैं यहां पर लिखूं कॉन्फ़िगरेशन, लिख दिया 4s2 लिख दिया मैंने, और मान लो यहां पर क्या है मेरे पास मान लो ये भाई साहब है Cr, है ना, बताओ Cr क्या नंबर पे, Cr भाई साहब जो है वो तुम्हारे 24 नंबर पे है। इसमें टोटल कितना होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन 24 होंगे। तो इसका जो मैं लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन वो क्या लिखूंगा बताओ, 4s1 और 3d5, है ना, ये लिखूंगा। तो जब आप इसका एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे ना, s में से पहले बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तब क्या होगा बताओ, हाँ, तब इसका जो अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट शेल, जो कि ये कौन सा है, सॉरी, जो 3D जो सबसेल है उसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा, और उसको बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर ना वही लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो एक और प्रॉपर्टी आपकी जो थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो यहां पर क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और जो मेरी अगली प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या बताओ, हाँ, उसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे बहुत ही इंपोर्टेंट है ये, ध्यान है ना, ठीक है। स्टैंडर्ड हम इसे बोलते हैं हिंदी में मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अरे वो उसमें नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको कौन कौन से बताओ, देखो टोटल एनर्जी चेंज कितना होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जब पानी में घोलते हो ना किसी भी सब्सटेंस को, तो वो अपना एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब करता है, हम उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है ना। हम इसे बोलते हैं हिंदी में जल योजन एंथैल्पी, ठीक है। देखो क्या बोलता है, वी कैन फाइंड टोटल एनर्जी चेंज फॉर अ पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। जब आप किसी भी मेटल को पानी में डुबाते हो या उसको डिसॉल्व करते हो, घोलते हो, तो उसके अंदर टोटल कितनी एनर्जी चेंज आता है, कितना परिवर्तन होता है उसकी एंथैल्पी में, उसको हम लोग 3 चीज से जो है मेजर करते हैं, ठीक है। खैर वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है जो आपको दिए जाते हैं। आपको तो बस ये समझना है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है। वैसे तो आप लोग ये टॉपिक जो वहां पढ़ चुके हो, कहां, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो यहां वापस पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इरेगुलरिटी इज ड्यू टू द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो आयनाइजेशन एनर्जी है या एंथैल्पी है उसमें क्या था बताओ, वेरिएशन था, तो इसमें भी वेरिएशन रहेगा, ठीक है ना। एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ द एटम एंड द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द डाइवेलेंट एटम कह लो या फिर कह लो आयंस। सबसे जो इंपोर्टेंट लाइन इसमें वो ये है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है ना। यानी जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है ना, उतना क्या होगी, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थायित्व, अधिक होगा किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयंस, ठीक है ना, स्टेट ऑफ आयंस, ठीक है। मान लो Fe2 पॉजिटिव हो गया, है ना, और क्या हो गया, निकिल हो गया, तो इनकी आपको क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बिहाफ पर आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, और हम लोग देखते हैं अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। जी हाँ साथियों, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इस चैप्टर से आपको ये बात ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि हम इसे बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन
करण अवस्था, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे क्या होता है, चेंज आता है, ठीक है ना, अवस्था बोलते हैं, इस तरह से लिखेंगे इसको। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कैसे ना घटता बढ़ता है और क्यों, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है ना, आपको यहाँ पर टॉपिक है वो आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल जो है वो शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला क्वेश्चन तो यही यहां पर आपसे पूछेगा कि भाई कौन 3D एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट शो, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों शो करता है भाई साहब, क्वेश्चन बताओ क्या इसका आंसर, आपको इसका आंसर क्या लिखना है, आपको इसका आंसर लिखना है, वो क्या लिखना है, यहां देखो ध्यान से आपको नोट करना है, ठीक है। क्या बोलता है, ड्यू टू आंसर क्या होगा, ड्यू टू इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल, क्योंकि जो सबसे बाहरी कोश या कक्ष होता है वो अर्धपूरित होता है, यानी कि इनकम्प्लीट फील्ड होता है, ठीक है, पूरी भरी हुई नहीं होती है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। ओनली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल आर, देखो जो 3D सीरीज है, स्कैंडियम, ठीक है ना, टाइटेनियम, उसका यहां पे देखो लिखा हुआ है, स्कैंडियम का +3 होता है क्या होता है, +3 होता है, +4 होता है, बताओ किसका, टीआई का होता है, वी का होता है +5, सीआर का +3 +6 दोनों होते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। तो इसके दो रीजन है, एक तो इसका रीजन ये है कि इसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, दूसरा क्या होता है, ये इसमें कुछ जो है ना वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, +2 दिखाता है, +3 दिखाता है, +4 दिखाता है, +5 दिखाता है, +6 दिखाता है, +7 कौन दिखाता है बताओ, मैग्नीज। मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है 3D सीरीज में जो +2 से लेकर के +7 तक सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो मैग्नीज जो है वो इतने सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। दूसरी बात, ठीक है ना, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, 3 भी 4 भी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोलता है, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में हो सकता है, जो सबसे कम होगा इसका +2 होगा और +3 होगा, ठीक है ना, यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ऐसा कोई, जैसे मान लो हमसे किसी ने बोल दिया, क्या बोल दिया मुझे कि भाई साहब मेरे पास क्या बताओ स्कैंडियम क्लोराइड है, SCCl2 है तो जो Hc भाई साहब है वो Cl के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, इधर भी और इधर भी, तो ये बॉन्ड क्या होगा, आयनिक होगा, क्योंकि जो Hc है स्कैंडियम वो +2 स्टेट में है, ठीक है। तो जो +2 स्टेट वाले होंगे और +3 वाले होंगे ये आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। और क्या बोलता है हमसे, देखो हमसे बोलता है यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपाउंड आर नॉर्मली कोवेलेंट, हायर मतलब मान लो यहां पर है MnO4, क्या बताओ MnO4 माइनस है, तो भाई साहब यहां पर क्या दो, यहां पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड O है ना, यहां भी O और यहां भी इधर O है ना। अब क्या देखो ध्यान से, ये इसके कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट समझते हो ना, सह संयोजी आबंध बोलते हैं हिंदी में, सह संयोजी आबंध को बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, सह संयोजी आबंध बोलते हैं, ठीक है, कोवेलेंट होगा, ठीक है, ध्यान से आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है, केवल ऑस्मियम और रूडियम, ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है ना, हाँ ये आपको ध्यान रखना है, स्टेट इन देयर कंपाउंड +8 कौन करता है, ऑस्मियम, पूरे का पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है ना, कौन, ऑस्मियम, और रूडियम जो है +8 शो कर सकता है और कोई भी नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात का आपको याद रखना है कि जो मैग्नीज होता है वो मैक्सिमम +7 शो करता है 3D सीरीज में, ठीक है, +7 शो करता है, वो भी किसके साथ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, है ना। एक बात यहाँ पे आपको और भी ध्यान रखना है कि ये वाली पॉइंट कि ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज, क्या करता है, शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कहां बताओ, विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एटम, ठीक है ना, यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम के साथ ही ये क्या शो करते हैं, हायर ऑक्सीजन स्टेट। क्यों शो करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होते हैं ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और जो +7 स्टेट है
उसको स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है ना। वो वाली बात हो गई यार कि मान लो एक बढ़िया तगड़ी सी वाइफ मिल गई, संभाल नहीं पा रहा है उसको, उसका आदमी है, क्योंकि वो सूखा सा है ना, उसकी खाना पूर्ति नहीं कर पा रहे वो, है ना। और एक तगड़ा सा आदमी है, वाइफ भी तगड़ी है, खाना पूर्ति कर दे रहा है, ठीक है। यानी कि जो +700 करेगा इलेक्ट्रो, ये इसको स्टेबलाइज करने वाला भी तो चाहिए, संभालने वाला भी तो चाहिए, और संभालने वाला भी तगड़ा चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, और वो कौन है बताओ, वो हमारे पास में ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। तो आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बताओ ट्रांजिशन या फिर 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हायर अवस्था में यानी कि हायर स्टेट में कब शो करते हैं, तो आपका आंसर होगा फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये बात आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग बढ़ेंगे आगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको और ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ क्या होता है, उसकी एसिडिक नेचर भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। यानी कि एसिडिक नेचर यानी कि अम्लीय प्रकृति क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। अम्लीय प्रकृति बोलते हैं हिंदी में, आप अगर हिंदी में देख रहे हैं तो ये भी मैं लिख दूं, अम्लीय प्रकृति जो होती है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था इसके साथ में ये शो करता है, ठीक है ना। जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, ज्यादा वो एसिडिक होगा नेचर में, ठीक है ना। अगर आप नए हैं, फिर से कह रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए हम बात करेंगे इसके अगले प्रॉपर्टी की, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट आप पढ़ रहे हैं, इसके अलग अलग मेरे पास क्या है प्रॉपर्टीज हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूं एक फ्लैश नोट की हेल्प से, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मेरे पास में साथियों, वो कौन सी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो कौन सी है, मैग्नेटिक, चुंबकीय व्यवहार, ठीक है। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये आपको मैं बहुत ज्यादा फ्लैश नोट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ना बहुत अच्छे से ना नोट्स का क्या क्या बना सकते हो, ठीक है। देखो यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। अब आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय, अगर कोई हिंदी में पढ़ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, चुंबकीय गुण, ठीक है ना, गुणधर्म बोल दो, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो ध्यान से, व्हेन अ मैग्नेटिक field is applied to substance, mainly two types of magnetic behavior are observed। भाई मान लो क्या है, एक चुंबक यहाँ पर नॉर्थ, एक यहाँ पर साउथ है ना, यहाँ से यहाँ क्या पहुंच रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया, ये दो मैग्नेट है, यानी इसके बीच में कौन है बताओ, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड, कौन है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, यानी हम इसको बोलते हैं चुंबकीय व्यवहार, क्या बोलते हैं बताओ, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। अगर मैं इसके अंदर 3D सीरीज का, जी हाँ साथियों, मैग्नीज, ठीक है, इसका लाके इसमें फेंक दूं, कहां लाके फेंक दूं बताओ, हाँ अगर मैं इसको लाके फेंक दूं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके अंदर क्या होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड उसे अट्रैक्ट कर लेगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड उसको धकेल के बाहर फेंक देगा, क्या करेगा उसको, उस चीज को, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहां पर सीखेंगे, यहां सीखेंगे चुंबकीय गुणधर्म के अंदर। जी हाँ साथियों, दो तरह के व्यवहार हो सकता है, या तो इसको ये अपनी तरफ खींच लेगा या फिर इसको बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे उस प्रॉपर्टी को जब उसको बाहर फेंक देगा, क्या बोलेंगे उस प्रॉपर्टी को कि उसे वो अट्रैक्ट कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो डायामैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म आपको ध्यान रखना है। डाया मतलब होता है क्या, प्रतिचुंबकीय गुण, और पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है अनुचुंबकीय गुण, ठीक है। यही बात हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूं, आप नीचे हेडिंग लिख सकते हैं क्या, डायामैग्नेटिक, ठीक है ना, क्या होता है और पैरा क्या होता है। देखो पहले बात करेंगे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर किसी एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या बताऊं, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, कैसा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, each such electron having a magnetic moment, और उसके हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। कैसे निकालेंगे अभी सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो हम उसको बोलते क्या है कि उसके अंदर क्या एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा वो स्पीसीज जिसमें क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, हम उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है ना। अगर कोई एलिमेंट है, कोई स्पीसीज है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनअवेलेबल है, यानी कि अनुपस्थित है, तो हम उसे बोलते हैं डायामैग्नेटिक,
और जो एलिमेंट डायामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, उसे हम लोग क्या क्या समझते हैं कि उसको वो मैग्नेटिक फील्ड रिपल्सन करके बाहर फेंक देगा, यानी वो रिपल्सन फील करेगा वो एलिमेंट। आइए इसका जो फॉर्मूला है वो बेहतरीन तो वो ये है, मैग्नेटिक मोमेंट को आप लोग यहां से निकालोगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि ये होता है फॉर्मूला इसका अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, ठीक है। बीएम का मतलब क्या बताओ, भोर मैग्नेटन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो मेरे पास मान लो एफ ई है 26 नंबर पे, ठीक है ना। क्या बताओ एफ ई है, क्या बताओ एफ ई है। इसका अगर मैं करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताओ मैं क्या लिखूंगा 4s2 और 3d कितना 6, क्या लिखूंगा 6। अगर मैं इसका ऑर्बिटल के फॉर्म में बनाऊं डायग्राम तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। भाई बताओ डी में कुल होते हैं कितने, 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 भर दिया, 6 और हाँ भाई 6 भर गया। बताओ इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, गिनो 1 2 3 और ये 4, तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको गिननी है, काउंट करनी है, कितनी है यहाँ पर 4 है आपको। अच्छा देखो इसमें हमको जैसे ही दिखा कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है तो हम इसको बोलते हैं क्या बताओ पैरा मैग्नेटिक। क्या बोले बताओ, पैरा मैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक है ना। पैरा मैग्नेटिक बोलेंगे ना, पैरा मैग्नेटिक बोलेंगे, खोल दो डोर, है ना। हम इसे बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, इन नेचर, ठीक है ना। तो ये हमारा भाई साहब कैसा बताओ पैरा मैग्नेटिक, यानी कि अट्रैक्टेड बाय, हम इसको बोलते हैं अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या होगा अट्रैक्ट कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके पास क्या बताओ, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेकर के ना आपको समझाता हूँ। देखो आपको फ्लैश नोट जो है कंटिन्यू बनाना चाहिए, तभी आपको समझ में चीजें आएगी, ठीक है। देखो मेरे पास क्या, देखो ध्यान से, मेरे पास सपोज करो मैग्नीज है, क्या बताओ मैग्नीज है यहाँ पर कितना 7 प्लस, क्या बताओ 7 नहीं, चलो हम लोग यहाँ पर लेते हैं 2 प्लस, क्या लेते हैं 2 प्लस, है ना। 2 कर दो प्लस, ठीक है। अगर मैं इसका बताऊं कि इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या होगी तो कैसे निकालेंगे बताओ। ये क्या नंबर पे है 25 नंबर पे है कि नहीं है। अगर ये 25 नंबर पे है, अगर ये एटम न्यूट्रल होता तो इसके पास कितने होते, टोटल 25 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन अब कितने होंगे 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, अब 23 बचा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होगा 4s होगा कितना 0 और 3d कितना बताओ 5 हो गया। यानी कि यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस है, यहां पर 2 आता ना पहले, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जा चुका है, ठीक है। तो 2 यहां से जा चुका है, यहां पर क्या बचा 0, यहां पर 5 नहीं आएगा, ठीक है ना भाई, सॉरी यहां 20 हो गया, हाँ 5, हाँ 5 है ना, 5 ठीक है, 5 आएगा। तो इसमें n की वैल्यू बताओ कितनी है 5, कितनी है। तो हम इसके लिए क्या निकाल सकते हैं बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा यहां पर देखो मैंने ना फाइंड आउट नहीं किया, आज करते हैं। अंडर रूट एन कितना है बताओ 4 और 4 प्लस 2 है कि नहीं, तो रूट में बताओ कितना हुआ 4 प्लस कितना 4 इंटू 6 24, यानी कि कितना आएगा बताओ 4.8 आएगा, ठीक है ना। बोर मैग्नेटन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप यहां भी ऐसे निकाल सकते हो क्या चीज मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, निकाल सकते हो। देखो ऐसे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 इंटू 5 प्लस 2 कितना आएगा 35 अंडर रूट में, ठीक है ना, यानी कि 5.8 आएगा, कितना आएगा 5.8 भोर मैग्नेटन, ठीक है ना। अब ये इतना निकल के आ गया, यहाँ पर कम है। देखो ध्यान से सुनो, दोनों ही पैरा मैग्नेटिक है, लेकिन इसमें कितने 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने 5 इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा फोर्स लगा करके किस एलिमेंट को खींचेगा मैग्नेटिक फील्ड अपने पास, इसको, क्योंकि क्या है इसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की वजह से इसको और तेजी से अट्रैक्ट कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू कौन आयरन, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी कि एक और प्रॉपर्टी जो है आपकी वो खत्म होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से इसको। देखो इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसका नाम क्या बताओ, हाँ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो देखो भाई इसके बाद का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जो आप पढ़ोगे 5th चैप्टर है ना, ये तो हमारा 4th चैप्टर है, उसका नाम क्या बताओ, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है
हम वहां पर जो सीखेंगे ना वो सारा इसी डी ब्लॉक का जो 3D सीरीज है उसी का एलिमेंट जो है ना वो काम आएगा, ठीक है ना। मैं तो इसको हाँ ऐसा कर देता हूँ, अच्छा समझ में आया, ठीक है। देखो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम उसको बोलते हैं, मान लो यहाँ पर मेरे पास एक है कंपाउंड निकिल है ना, निकिल हो गया, NH3 हो गया, और यहाँ पर कितना 4 है और यहाँ पे 2 प्लस। देखो तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों फॉर्म करते हैं, है ना, ये हमें सीखना चाहिए। तो इसका बड़ा अच्छा सा ना यहाँ पर एक देखो आंसर दिया हुआ है यहाँ पर कि ट्रांजिशन मेटल हैव स्मॉल साइज, छोटा होता है साइज में, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। तो दो चीजें, एक तो साइज छोटी होती है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज नाभिकीय आवेश क्या होता है उसके ऊपर ज्यादा होता है। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि विच फैसिलिटेट जो सुविधा करता है एक्सेप्टेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम लिगैंड। जो लिगैंड होते हैं देखो ना यहाँ पर जो मैंने भी यहाँ पर ना जो लिखा था निकिल NH3 कितना, यहाँ पर मैंने 4 लिखा था, या 2 प्लस था, तो यहाँ जो NH3 है ये लिगैंड है, क्या है ये, और इसके पास है लॉन पेयर, क्या होता है पास में लॉन पेयर। तो ये लॉन पेयर जो होता है इसको देता है किसको, ट्रांजिशन एलिमेंट को, जो कि सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, जैसे यहाँ पर निकिल है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये निकिल जो है सेंट्रल मेटल एटम है, वो इलेक्ट्रॉन जो लेता है लॉन पेयर किससे, लिगैंड से, हम इसे लिगैंड बोलते हैं। तो लिगैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये उसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो निकिल है उसके पास दो चीजें होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए डी ऑर्बिटल अवेलेबल रहता है, पहली बात। दूसरी बात हाई न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ये लेता है उसकी चार्ज को स्टेबलाइज भी कर देता है, तो बात हो गई। तीसरी बात क्या होता है, इसका साइज छोटा होता है, ठीक है ना। तो इन कारणों से क्या होता है, इनके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने की एबिलिटी अवेलेबल होती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या बोलता है, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी, एक ही एनर्जी की इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉन पेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन का उसको एक्सेप्ट करने की जगह होती है, ठीक है। मान लो आपके पास मेहमान घर में आ गया और कमरे नहीं है उनको रखने के लिए, सोने के लिए रात को, तो आप उसे रख नहीं पाओगे ना, नहीं रख पाओगे, आपको दिक्कत होगी। तो आप अच्छे मेहमान की खातिरदारी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास क्या है, अच्छा स्पेस अवेलेबल है, तो जो आपके मेहमान घर में आएगा बाहर से, आप उसको एक अच्छी सुविधा दे पाओगे सोने बैठने के लिए, ठीक है। तो सेम यहाँ पर काम होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन क्यों होता है, ये 3 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। फ्लैश नोट आपके सामने मौजूद है, आप लिख सकते हो, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को 4 चांद जो है वो ये लगा देगा नोट्स, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं आगे, और अगली जो प्रॉपर्टी आपके सामने मैं रख रहा हूं उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं आपको ध्यान रखना है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके जो कंपाउंड्स होते हैं साथियों, वो रंगीन आयन बनाते हैं, कलरफुल, ठीक है। कोबाल्ट का कंपाउंड हो गया, निकिल का कंपाउंड हो गया, ये सब होते हैं रंगीन, कलर होते हैं, ठीक है। देखो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी ऑरेंज रंग का होता है। तो रंगीन क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, इसके पीछे आपको यहां पर 2-3 टॉपिक सीखना होगा। पॉइंट्स है, डी ऑर्बिटल आर नॉन डिजेनरेट प्रेजेंस इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड, जब लिगैंड इसके पास नहीं होते हैं, सॉरी, तो डी ऑर्बिटल्स आर नॉन डिजेनरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड, जब इन पे लिगैंड होते हैं तो क्या होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स जो इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो नॉन डिजेनरेट। अब ये नॉन डिजेनरेट क्या होता है एक बार सीख लो। देखो जो 3D सीरीज है उसमें जितने पे तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें होते हैं डी ऑर्बिटल, क्या होते हैं बताओ, इसमें होते हैं कुल 5 ऑर्बिटल, कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 यहां होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, अरे होते हैं, आप इसे बोलते हो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन पांचों की एनर्जी बिल्कुल सेम इक्वल एनर्जी है, तो हम इसे बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, जब इसकी जो डी जनरेसी है वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म कैसे होगी उसको मैं डिटेल में जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे अवेलेबल है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहां पर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है डी ब्लॉक
जो एलिमेंट होते हैं उसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो सेट में टूटते हैं, ठीक है। एक तो आपका होता है Eg ऑर्बिटल, एक आपका होता है T2G, ठीक है ना, T2G ऑर्बिटल और Eg ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होते हैं। तो जब जब ना किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो इसमें है, तो अगर इसके ऊपर लाइट पड़ती है, क्या पड़ती है बताओ, लाइट पड़ती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जिस रंग की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसी का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री शो करता है ये रंग, ठीक है ना। यानी कि ये यहां से जंप करके फिर ऊपर पहुंच जाएगा, कहां पहुंचेगा, लाइट एब्जॉर्ब करके, ठीक है ना। और जब ये ऊपर जाएगा तो यहां पे रुकेगा थोड़ी, कुछ देर तक रुकेगा, 10 की पावर -8 सेकंड तक ही रुकेगा। उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने उसी स्टेट में आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो रहा है, ठीक है ना, और ये हायर एनर्जी जो है लेवल उसमें जा रहा है, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये जब वापस आएगा तो एनर्जी इमिट भी करेगा, ठीक है ना। तो हम इसे बोलते हैं, देखो एक डी ऑर्बिटल से कहां से दूसरे डी ऑर्बिटल में, किसमें, दूसरे डी ऑर्बिटल में जा रहा है, हम इसको बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं, और हमसे हिंदी में कहते हैं डीडी संक्रमण, ठीक है ना। यानी कि जी साथियों, डीडी संक्रमण के रीजन ये है उसके पीछे कि रंगीन आयन शो करते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली वो रंगीन आयन, कलर्ड आयन क्यों फॉर्म करते हैं, तो आपका आंसर ये होगा कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब। जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ की जो एनर्जी होगी उससे वो एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड रेस्ट लाइट इज ट्रांसमिटेड आउट, जिसको एब्जॉर्ब करेगी और बाकी बचे हुए लाइट को वो छोड़ देती है ना, एब्जॉर्ब कर लिया। मान लो विबज्योर है, VIB है ना, GYOR विबज्योर है। अगर मान लो इसमें से व्हाइट लाइट होता है तो उसमें 7 रंग होते हैं, उस 7 रंग में से अगर मैं उसने ब्लू रंग को एब्जॉर्ब किया, क्या किया उसने, तो ब्लू रंग को एब्जॉर्ब करके जो बाकी बचे उसको छोड़ देगा, उसको अवशोषित करना होता है, एब्जॉर्ब करने का मतलब उसको छोड़ देगा, उसको इमिट कर देगा, है ना, ट्रांसमिट कर देगा। तो जो लाइट ट्रांसमिट होकर के आएगी हमारी आंखों तक वही रंग हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। देयरफॉर द क्या लिखा, देयरफॉर द कलर ऑब्जर्व्ड करस्पॉन्डेंस टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अब मान लो अगर किसी ने, जिसे V2O5 है, क्या है, +5 स्टेट में है, किसी बताओ, हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका इट इज कलर्ड होगा, क्यों होगा ये, ड्यू टू डिफीट्स इन क्रिस्टल लैटिस। देखो आपको ना एक चीज और ध्यान रखना है कि मान लो यहां पर ना देखो लिखा हुआ नहीं यहां पर, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इफ, क्या बोला मैंने, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ये इलेक्ट्रॉन एक या ज्यादा भी हो सकता है, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट then compound will colored, then compound will colored, ठीक है ना, वो रंगीन होगा, क्या होगा, वो रंगीन होगा, ठीक है ना। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो फिर भी होते हैं कलरफुल। उसमें क्या होता है, उसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। उसके दो बड़े अच्छे एग्जांपल हैं, एक तो KMnO4 है, कौन है बताओ, KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, देखो दिख रहा है, सॉरी KMnO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। यहां मैग्नीज +7 स्टेट में है, किसमें, 7 स्टेट, हाँ। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा अनपेयर्ड, लेकिन फिर भी क्या होता है, पर्पल रंग का होता है। तो यहां पर क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आप लिख लेना, इसकी वजह से ये रंगीन होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, मान लो FeSO4 है, ठीक है, या Fe वाला है कंपाउंड +2 में, तो ये सब रंगीन होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें शो करता है डीडी ट्रांजिशन। तो आपको जहां भी क्वेश्चन बोर्ड में दिख जाए ना कि ये कंपाउंड जो है डी ब्लॉक का एक रंगीन आयन फॉर्म करता है, रंगीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्यों, तो आपको इसका आंसर लिखना होगा ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, ठीक है, ड्यू टू
ड्यू टू ट्रांजिशन, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। बहुत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, 1 नंबर का आपको एग्जाम में देने को मिल सकता है, तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें, छोड़े नहीं क्वेश्चन को, करना जरूर, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। जो अगली प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से उसका नाम है क्या बहुत इंपोर्टेंट है, हाँ जी साथियों, ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसमें से ही आपको देखने को मिलते हैं क्या, कैटलिस्ट। क्या मिलते हैं? जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं बताओ, बहुत जगह पर क्या करते हैं, H2 डाल करके PD लेते हैं, या फिर PT लेते हैं, या फिर क्या लेते हैं बताओ, PT लेते हैं, PD निकल या फिर PT, बताओ इन्हें क्यों लेते हैं? ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आपने सोडियम क्यों नहीं लिया भाई साहब, ये तो आग लगा देगा, है ना। आपने कुछ और, आपने लेड क्यों नहीं लिया, ठीक है। आप डी ब्लॉक एलिमेंट प्लेटिनम, निकल या प्लेटिनम ही क्यों लेते हो एज ए कैटलिस्ट। एक बेहतरीन जो रिएक्शन होता है आप सभी जानते हो, मेरे पास क्या होता है देखो, N2 गैस होता है प्लस H2 गैस होता है ना, और ये प्लेटिनियम या फिर Fe आयरन, इसके सरफेस पे जो होता है ना ये रिएक्शन होता है, जो कि एक जीरो ऑर्डर का होता है रिएक्शन, और ये क्या फॉर्म करता है, अमोनिया। क्या करता है? तो ये मेटल सरफेस प्रोवाइड करता है, किसको, कंपाउंड को, किसको, कंपाउंड को एक मेटल सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। कौन? ये एलिमेंट। तो ये क्यों करता है मेटल सरफेस प्रोवाइड? क्योंकि इन एलिमेंट के पास एक अपनी खासियत होती है कि ये आवश्यकता अनुसार अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। कहीं आवश्यकता पड़ रही है +2 होने की तो +2 भी हो जाएगा, कहीं आवश्यकता पड़ रही है कंपाउंड के अंदर +3 शो करने की, +3 भी शो कर सकता है ना। तो क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल हैव 2 आउटर मोस्ट सेल, कितने, 2 आउटर मोस्ट सेल होते हैं, इनकम्प्लीट एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भाई साहब कहता रहा हूं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को अटेन कर सकता है, यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि इसको तुम चाहो +2 बोल, +2 शो कर सकता है, आप इसको बोलो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो मर्जी मतलब यह है कि जिसकी आवश्यकता है उसे अटेन कर सकता है, क्योंकि इसके पास अवेलेबिलिटी होती है किसकी, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल की। ये बात आपको ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। देखो, एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स देयरफॉर यूज एज ए कैटलिस्ट, और ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसे आप लोग कहते हो कैटलिस्ट की, ना, कैटलिस्ट की, हाँ, कैटलिस्ट जो है ना उसकी हेल्प करता है ये, ठीक है। अब क्या बोलता है, ट्रांजिशन मेटल आल्सो प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट टू बी एब्जॉर्ब्ड। मैंने कहा ना, जैसे मान लो HI होता है, क्या होता है, तो HI जब टूट करके H2 और I2 बनता है ना, तो यहां पर भी कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। एक ऐसा कैटलिस्ट, मान लो यहां पर PT डाल दिया, PT है ना, PT, तो ये क्या होगा, HI जाके पहले इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, अपना HI वाला बॉन्ड जो होगा उसको तोड़ेगा, ठीक है ना, इस बॉन्ड को पहले ये HI वाला जो बॉन्ड होगा उसको ये ब्रेक करता है इसके सरफेस पे, और फिर एक नया बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है ना, आपस में ये लोग। इसलिए क्या होते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करने के 2 रीजन मैंने कौन से इसमें लिखे हुए हैं, आप इसको फ्लैश नोट के रूप में ले सकते हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बढ़ते आगे हम लोग, अगली जो प्रॉपर्टी हमारी होती है डी ब्लॉक की एलिमेंट की, उसका नाम क्या बताओ, अलॉय फॉर्मेशन। क्या होते हैं अलॉय, अलॉय फॉर्मेशन तो क्या होता है, अलॉय फॉर्मेशन की बात करेंगे, सुनिए। अलॉय फॉर्मेशन देखो भाई, ये क्या बनाता है, मिश्रातु, हिंदी में कहते हैं इसको क्या, मिश्रातु, है ना, मिश्रातु बनाते हैं भाई साहब, ये मिश्रातु। स्टील हो गया, ठीक है ना, स्टील जानते हो सब बच्चे, है ना, स्टील क्या होता है, वो 2 या 2 से ज्यादा मेटल जो सेम साइज के होते हैं उनको वो होमोजीनियसली, यानी कि उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। आपसे बोल सकते हो क्या चीज, समांगी मिश्रण, क्या बोल सकते हो, समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है एलॉय। पढ़ते क्या होता है और क्यों आप डी ब्लॉक एलिमेंट को यूज करते हो। एक आता है हमारा मिस मेटल, जानते हो क्या होता है, जो बंदूक वगैरह बनता है ना वो मिस मेटल का ही बना होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अलॉय फॉर्मेशन एक्चुअल में हो क्यों रहा है, देखो अलॉय फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, अलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, ठीक है। पहले बात क्या लिखा मैंने, पहले आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन, सबसे पहले आपको पढ़ना है डेफिनेशन। अलॉय क्या होता है,
अलोय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ट्रांजिशन मेटल जो होता है अप्रोक्सीमेट सेम साइज का होता है, ठीक है ना भाई। आयरन हो गया है ना, अभी आपने चेक किया था, मैग्नीज हो गया, इनके साइज ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल होता है। कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, है ना, तो इनके साइज आपस में ना अभी सेम सेम था, तो ये सेम साइज के ऑलमोस्ट होते हैं इन मोल्टन। इन मोल्टन मतलब पिघले हुए स्टेट में, जब आप इसको हीट कर देते हो तो पिघल जाता है हाई टेम्परेचर पर। तो इन मोल्टन स्टेट दे कैन फिट टू ईच अदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये फिट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर एंड फॉर्म अलोय, जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रास समझते हैं ना, ब्रास ब्रॉन्ज बोलते हैं, ब्रॉन्ज वो कॉपर और जिंक का क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक क्या होता है, कॉपर और टीन का जो होता है मिक्सचर, हम उसे ब्रॉन्ज बोलते हैं, ब्रास क्या होता है, ब्रास कासा बोलते हैं हिंदी में ना, कासा, वो कॉपर का और जिंक का होता है होमोजेनियस मिक्सचर। और एक आपका होता है ब्रॉन्ज, जो कि कॉपर और टीन का होता है। आपको इसी प्रकार से याद होगा, स्टील आप पढ़ते हो ना, स्टेनलेस स्टील पढ़ते हो, वो भी क्या होता है, निकिल का और आयरन का ना, कोबाल्ट का क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है, मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या Fe है ना, Fe हो गया, ये Fe हो गया, ये क्या, ये Fe का क्रिस्टल है, क्या बताओ, ये Fe का क्रिस्टल है ना, देखो ऐसे, ये Fe का क्या बताओ, हाँ ये है। तो इसमें क्या होगा, इसकी जगह ले सकता है ना। आप मान लो यहाँ पर क्या Fe है, तो हम इसके अंदर मैग्नीज को फॉर्म वहां जाकर के बिठा सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका बन रहा है, क्या बताओ, अलोय, क्या बन रहा है, अलोय। तो अगर पेपर में आ जाए कि अलोय क्यों फॉर्म होता है, तो आपको यहां से ना ये लिख देना है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, देखो इसके बाद में क्या आता है, हाँ लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका इसमें आता है साथियों, क्या, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो ध्यान से क्या होता है, बहुत इंपोर्टेंट आपका ये हो जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म कब होता है, सुनिए। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या, पहले बात तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो मान लो कि रेल की पटरी है, क्या है, रेल की लोहे की बनी होती है, क्या ये प्योर लोहा होता है, नहीं ये प्योर लोहा नहीं होता, ये प्योर लोहा, इसके अंदर हम कार्बन मिक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कार्बन साइज में होता है छोटा, और जो लोहा होता है आयरन, उसकी जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल मतलब कि एक होता है ना लैटिस, ठीक है, सुनो ध्यान से सुनना। देखो Fe है, यहाँ भी Fe है ना, ये भी Fe है, ये लोहे का क्या है, एक लोहे का मैंने क्या लिया टुकड़ा, और उसका मैं आपको एक एलिमेंटल फॉर्म यानी कि एक एटॉमिक लेवल पे मैं तुम्हें उसकी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, है ना, कि लोहे के अंदर क्या होता है, बहुत सारे आयरन की जो एटम्स होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो इनके बीच में देखो ये स्टेट क्या, जगह खाली, क्या क्या जगह खाली। अगर लोहा प्योर फॉर्म में रहता है तो इसके बीच में कुछ नहीं होता है, और लोहा जो होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, क्या होता है, उसे हार्ड करने के लिए, बताओ इतना भारी ट्रेन होता है जब चलता है उस पटरी के ऊपर, है कि नहीं, तो वो तो टूट जाएगा, टूटेगा नहीं तो क्या होगा, पिचक जाएगा, वो मेलिबल होता है, तो मेलिबल होता है तो उसमें ट्रेन चल कैसे पाएगी ना, वो चपटी हो जाएगी। तो उसको हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो इंटरस्टिशियल साइट होता है, इसके अंदर छोटे साइज वाले एटम को क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है ना, ये जाकर इसमें फिट हो जाते हैं लैटिस क्रिस्टल के अंदर, ठीक है ना। इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या होते हैं, कार्बन हो गया है ना, या फिर कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो जाकर के फिट हो जाते हैं, ठीक है। और इस स्पेस को जो खाली था ये भर जाता है, ये क्या होता है, जब ये स्पेस भर गया तो ये हार्ड हो जाता है, क्या होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये वही वही बोलते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, या फिर एन हो गया, ये छोटे साइज वाले एलिमेंट को इस इंटरस्टिशियल साइट में हम इसे क्या बोलते हैं बताओ, हम इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, है ना, इंटरस्टिशियल, ठीक है, साइट बोलते हैं। और इसमें जाकर क्या होते हैं, ये फिट हो जाते हैं, और ये लोहे को क्या करते हैं, पूरी जो है ना उसको हार्ड कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं इसको। तो हम इसी प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलते हैं बताओ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्या बोलते हैं बताओ। तो इसमें होता क्या, अब आइए लाइन ना पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बोलता है, स्मॉल साइज ऑफ नॉन मेटल, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनको क्या करते हैं, फिट करते हैं इनटू वॉइड्स, वॉइड्स बोल लो या फिर इंटरस्टिशियल साइट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और हम लोग क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलता है, द प्रिंसिपल फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड आर एज फॉलोज। देखो अब ये जो कंपाउंड बना है, कौन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं,
हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं भाई बताओ? अंतराकाशी, अंतराकाशी यौगिक हम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये अंतराकाशी स्थान, क्या है ये अंतराकाशी स्थान है, और इसके अंदर आकर के छोटे मेटल ना, जो नॉन मेटल है, सॉरी ये कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये आकर फिट हो जाते हैं। तो अगर ये एक इंटरस्टेशियल कंपाउंड बना तो इससे हमें फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? देखो पहली बात, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी से पिघलेगा नहीं। एंड क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। मान लो अगर लोहा पहले 700 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा था, तो जो उसका जो क्या होगा, इंटरस्टेशियल कंपाउंड होगा, वो कहीं ना कहीं जाकर के डबल टेम्परेचर पे अब पिघलेगा। ठीक है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगा, जल्दी से, मतलब कि इतना हार्ड हो जाएगा कि वो जल्दी से पिघलेगा ही नहीं। पिघलेगा नहीं तो क्या होगा? बना रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग है ना, लॉन्ग टाइम तक वो रहेगा। इसीलिए क्या होता है, रेलवे में जो ट्रैक होता है उसको बनाते किससे हैं? कार्बन मिक्स करके ना उसको हार्ड कर देते हैं। ठीक है ना। और सुनो क्या होता है, दे आर वेरी हार्ड, सम क्या लगा, ब्रिजेस अप्रोचेस डायमंड इन द हार्डनेस। डायमंड कितना कठोर होता है? दुनिया का सबसे कठोर चीज डायमंड है, और डायमंड जैसा कठोर बनाने के लिए भी यूज करते हैं इसको। ठीक है ना। और क्या होता है, दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, लेकिन अपनी कंडक्टिविटी ये लॉस्ट नहीं करते हैं। मतलब अगर प्योर आयरन के अंदर से विद्युत धारा बह रहा था, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा था, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, यानी कि मेटालिक नेचर को ये रिटेन रखता है। ठीक है ना, उसको खत्म नहीं करता। केमिकली इनर्ट, ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करते। अब मान लो रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक जो होगा उसमें जंग लगती है क्या? हल्का ऊपर ऊपर लगता है। ठीक है ना, पूरी तरह से अंदर उसमें जंग नहीं लगता। क्यों? ये इनर्ट हो जाते हैं, रिएक्टिव नहीं करते, अकरिया बन जाते हैं। ठीक है ना, तो नॉन रिएक्टिव भी ये बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बनाते हैं, हम इसलिए इसका एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया? गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी सारे टॉपिक्स यहाँ पर मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है ना। इसके बाद में आपके पास आता है क्या बताओ, कंपाउंड्स। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर क्या आते हैं, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें आपके दो कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। क्या आते हैं बताओ? दो कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट आपके आ जाते हैं। उसका नाम क्या बताओ? उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बताओ? पोटेशियम डाइक्रोमेट, और क्या आता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है ना, ये आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।